हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अमित है और आप देखना शुरू कर चुके हैं नो योर नेचर, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एग्रोनॉमी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की लेक्चर नंबर 3 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एग्रोनॉमी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेक्चर नंबर 3 एग्रोनॉमी की श्रृंखला आज पर हम लोग कर रहे हैं दोस्तों। एग्रोनॉमी के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स हैज द हाईएस्ट कल्टिवेटेड एरिया इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसका हाईएस्ट कल्टिवेटेड एरिया है, कल्टिवेटेड एरिया सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट है पूरे वर्ल्ड में। तो दोस्तों सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल कौन सी है आप बताएंगे। ऑप्शन ए दिया हुआ है राइस, ऑप्शन बी व्हीट, ऑप्शन सी है बार्ले और ऑप्शन सी है बाजरा। तो दोस्तों सबसे ज्यादा ग्रो की जाने वाली क्रॉप जो होती है दोस्तों वो होती है व्हीट। व्हीट यानी कि गेहूं, गेहूं की फसल सबसे ज्यादा बोई जाती है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, राइस इज ओरिजिनेटेड इन। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है दोस्तों कि राइस इज ओरिजिनेटेड इन, राइस जो है कि कहां पे ओरिजिनेट हुआ है, राइस की ओरिजिन ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन कहां पे है। तो दोस्तों आपको बता दें कि राइस जो है कि इंडिया और बर्मा, इंडो बर्मा रीजन में इसकी ओरिजिन हुई है दोस्तों। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इंडो बर्मा, इंडिया एंड बर्मा रीजन राइस का ओरिजिन ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन है। सभी को पता होगा, आई थिंक आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया इन राइस कल्टिवेशन इन द वर्ल्ड विच इज अबाउट। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडिया जो है कि राइस कल्टीवेशन में वर्ल्ड में लार्जेस्ट एरिया कवर करता है। ठीक है, राइस कल्टीवेशन के मामले में पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट एरिया कवर करता है। उस एरिया को पूछ रहा है कितने एरिया में जो है कि इंडिया में राइस बोया जाता है, राइस की खेती होती है। तो ऑप्शन ए दिया है 26 मिलियन हेक्टेयर, ऑप्शन बी 36 मिलियन हेक्टेयर, ऑप्शन सी 45 मिलियन हेक्टेयर और ऑप्शन डी 50 मिलियन हेक्टेयर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 45 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, 45 मिलियन हेक्टेयर, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस इज हाईएस्ट इन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस, राइस की प्रोडक्टिविटी किस राज्य में ज्यादा है। तो ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों सबसे पहले समझेंगे प्रोडक्टिविटी क्या होता है। तो प्रोडक्टिविटी यानी कि पर हेक्टेयर एरिया में होने वाला प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी कहलाता है। तो दोस्तों राइस की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा कहां पे है, पंजाब में है। ठीक है, पंजाब में राइस की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है दोस्तों। पर हेक्टेयर एरिया में, पर यूनिट एरिया में प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो उसी को प्रोडक्टिविटी बोलेंगे दोस्तों। पंजाब में राइस प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा है, हाईएस्ट है पूरे इंडिया में। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, द जीनस ओराइजा इंक्लूड्स। पूछ रहा है क्वेश्चन कि जीनस जो ओराइजा जीनस है राइस वाला, राइस का जीनस है दोस्तों ओराइजा। पूछ रहा है कि उस जीनस में कितने स्पेसीज हैं। ठीक है, ओराइजा जीनस के अंतर्गत कितने स्पेसीज आते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए दे रहा है 14 स्पेसीज, ऑप्शन बी 22 स्पेसीज, ऑप्शन सी 24 स्पेसीज एंड ऑप्शन डी 30 स्पेसीज। तो दोस्तों आप कमेंट करेंगे इसका सही जवाब क्या है। चलिए मैं आंसर बता देता हूं कि ऑप्शन सी है इसका सही जवाब, 24 स्पेसीज। ठीक है, ओराइजा जीनस के अंतर्गत 24 स्पेसीज आती हैं दोस्तों, यानी कि 24 टाइप की धान राइस होती है दोस्तों। ठीक है, 24 टाइप की जो है कि स्पेसीज आती है। तो 24 टाइप की जो है कि राइस होती है, आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, कई टाइप की राइस होती है, कई तरह की धान होती है। तो ओराइजा के पास जो है कि 24 स्पेसीज है राइस की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द वेराइटीज विच बिलोंग टू स्पेसीज ओराइजा ग्लेवेरिमा आर फाउंड इन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, द वेराइटी विच बिलोंग टू स्पेसीज ओराइजा ग्लेवेरिमा आर फाउंड इन। पूछ रहा है दोस्तों कि जो ओराइजा ग्लेवेरिमा है राइस की वैरायटी, वो कहां पे पाया जाता है। ऑप्शन ए है यूरोप, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी अफ्रीका।
दोस्तों ओराइजा ग्लेबेरिमा किस कंट्री में पाया जाता है? 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों। ओराइजा ग्लेबेरिमा जो है कि अफ्रीकन कंट्री में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अफ्रीका जो दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, द राइस वेराइटी ग्रोन इन इंडिया बिलोंग्स टू। ठीक है, पूछ रहा है कि राइस की वो वेराइटी जो इंडिया में ग्रो होती है वो किससे बिलोंग करती है? ठीक है, नीचे दिए हुए ऑप्शन से किसने से बिलोंग करती है? तो ऑप्शन ए है इंडिका, ऑप्शन बी है जापानिका, ऑप्शन सी है जवानिका और ऑप्शन डी है एशियाटिका। तो दोस्तों इंडिका नाम लगा हुआ है तो इंडिका जो है कि हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो राइस वेराइटी इंडिया में ग्रो होती है वो इंडिका से बिलोंग करती है, वो इंडिका के नाम से जानी जाती है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। राइस ग्रोन इन इंडोनेशिया बिलोंग्स टू। राइस की वो वेराइटी जो इंडोनेशिया में ग्रो होती है वो किस नाम से जो है कि जानी जाती है? तो ऑप्शन ए है ओराइजा ग्लेबेरिमा, ऑप्शन बी ओराइजा सटाइवा इंडिका, ऑप्शन सी ओराइजा सटाइवा जापानिका, ऑप्शन डी ओराइजा सटाइवा जवानिका। तो दोस्तों इंडोनेशिया से बिलोंग करने वाली राइस वेराइटी ओराइजा सटाइवा जवानिका के नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी को हम टिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, नॉन ट्रेडिशनल एरिया ऑफ राइस कल्टिवेटेड इंक्लूड। पूछ रहा है दोस्तों कि राइस का नॉन ट्रेडिशनल एरिया यानी कि राइस का वो एरिया बताइए जो ट्रेडिशन में नहीं है, जहां पे पुराने जमाने से राइस की खेती नहीं की जा रही है, यानी कि नया नया खेती शुरू किया गया है। ठीक है, तो नॉन ट्रेडिशनल एरिया राइस कल्टीवेशन वाली कौन सी है? तो ऑप्शन ए पंजाब हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश बिहार, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल उड़ीसा, ऑप्शन डी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों वेस्ट बंगाल उड़ीसा तो बिहार पंजाब राइस कल्टीवेशन का मेन ट्रेडिशनल एरिया है। तमिलनाडु में भी राइस कल्टीवेशन पुराने समय से हो रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार भी राइस का बेल्ट है। तो पंजाब और हरियाणा दोस्तों जो है कि ये जो है कि नॉन ट्रेडिशनल एरिया है। ये ऐसे एरिया है जहां पे राइस कल्टीवेशन जो है कि अभी हाल ही के सालों में स्टार्ट हुआ है, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम बाद पंजाब और हरियाणा में राइस कल्टीवेशन शुरू हुआ है। उसके पहले से जो है कि इन प्रदेशों में, नीचे वाले प्रदेशों में उसके पहले से जो है कि राइस कल्टीवेशन होता आ रहा है, लेकिन पंजाब और हरियाणा जो है कि नॉन ट्रेडिशनल एरिया है राइस कल्टीवेशन का। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, द राइस इन्फ्लोरेसेंस इज नोन एज। राइस के इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं? राइस के फ्लावर विन्यास को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा पेनिकल। राइस के इन्फ्लोरेसेंस को पेनिकल बोलते हैं और व्हीट के इन्फ्लोरेसेंस को ईयर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, सिलिक्वा बोलते हैं सरसों के इन्फ्लोरेसेंस को, मस्टर्ड के, और स्पाइकलेट बोलते हैं दोस्तों गन्ना के इन्फ्लोरेसेंस को, शुगर केन के। ठीक, शुगर केन के इन्फ्लोरेसेंस को स्पाइकलेट, ईयर व्हीट के इन्फ्लोरेसेंस को। ठीक है, और मस्टर्ड के लिए सिलिक्वा, पेनिकल राइस के इन्फ्लोरेसेंस को। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, द डिहल्ड राइस ग्रेन इज नोन एज। डिहल्ड का मतलब होता है दोस्तों कि राइस को जो है कि राइस के छिलके अलग कर देना, उसी को डिहलिंग बोलते हैं। तो डिहल्ड राइस ग्रेन को क्या कहते हैं? ठीक है, तो डिहल्ड राइस ग्रेन को दोस्तों ब्राउन राइस बोलते हैं। ठीक है, राइस की हलिंग होती है, हलिंग मतलब राइस की कुटाई होती है। हमारे गांव की भाषा में राइस कुटना बोलते हैं, धान की कुटाई बोलते हैं दोस्तों। तो डिहल्ड राइस को जो है क्या बोलते हैं? ब्राउन राइस बोलते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कुछ लोग ब्राउन राइस खाते हैं, कुछ लोग व्हाइट राइस खाते हैं। तो उसका कारण क्या है दोस्तों? जो ब्राउन राइस होता है उसको क्या करते हैं कि राइस को जो है कि पानी में उबाल देते हैं, उबालने के बाद उसको सुखाते हैं, सुखाने के बाद उसकी फिर से जो है कि हलिंग की जाती है। हलिंग करने से राइस का जो इंटीरियर जो छिलका होता है वो जो है कि चिपका रह जाता है राइस के ऊपर, तो उसी को ब्राउन राइस बोलते हैं दोस्तों। उसका कलर भी ब्राउन हो जाता है थोड़ा सा, तो उसी को ब्राउन राइस बोलते हैं। और ब्राउन राइस जो है कि विटामिन 12 B12 का जो है कि बढ़िया सोर्स होता है, इसीलिए जो है कि बंगाली लोग ब्राउन राइस खाना पसंद करते हैं, लेकिन नॉर्थ के लोग जो है कि व्हाइट राइस खाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो डिहल्ड राइस ग्रेन को जो है कि ब्राउन राइस बोला जाता है। आगे बढ़ेंगे। राइस क्रॉप नीड्स। राइस क्रॉप के लिए किस तरह का क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए दोस्तों? तो राइस क्रॉप के लिए हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट कंडीशन चाहिए, जो खरीफ सीजन में देखने को मिलता है।
तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है राइस के लिए। जी हाँ दोस्तों, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है और हॉट क्लाइमेट चाहिए होता है राइस के लिए। ठीक है, बारिश होती है तो ह्यूमिड क्लाइमेट और हॉट क्लाइमेट डेवलप हो जाता है, तो बारिश के समय ही राइस होती है। ठीक है मित्रों, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर राइपेनिंग ऑफ राइस टेम्परेचर शुड लाइज बिटवीन। ठीक है, राइपेनिंग के लिए, राइस को मैच्योर होने के लिए, राइस को पकने के लिए क्या टेम्परेचर होना चाहिए, कितने से कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका होना चाहिए राइस के राइपेनिंग के समय। तो ऑप्शन ए है 21 से 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 26 से 29.5, 20 से 25 ऑप्शन सी, और 15 से 20 ऑप्शन डी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए राइस के राइपेनिंग के समय। अगर राइस राइपेनिंग कर रहा है तो उस समय टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, फोटो पेरियोडिकली राइस इज अ टाइप ऑफ प्लांट, यानी कि फोटो पीरियड को ध्यान में रखते हुए राइस जो है कि किस टाइप का प्लांट है। तो ऑन द बिहाफ ऑफ फोटो पीरियड के बेस पे जो है कि तीन तरीके के प्लांट होते हैं दोस्तों, एक लॉन्ग डे, एक शॉर्ट डे और एक डे न्यूट्रल। तो राइस आपका जो प्लांट है वो शॉर्ट डे प्लांट होता है दोस्तों। ठीक है, राइस को जो है कि 12 घंटे से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसीलिए जो है कि यह शॉर्ट डे प्लांट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, द सोइंग टाइम ऑफ अस राइस इज। तीन टाइप के राइस होते हैं दोस्तों, अस, अमन, बोरो। तो अस राइस का सोइंग टाइम पूछ रहा है, तो अस राइस का सोइंग टाइम होता है मई जून। ठीक है, मई जून वाला जो टाइम होता है अस राइस का सोइंग टाइम होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सोइंग टाइम ऑफ बोरो राइस इज। बोरो राइस का जो सोइंग टाइम होता है मित्रों वो होता है नवंबर दिसंबर। नवंबर दिसंबर में बोरो राइस बोई जाती है दोस्तों। बोरो राइस मोस्टली पश्चिम बंगाल वगैरह में, उड़ीसा में, केरला वगैरह में बोई जाती है दोस्तों। ठीक है, द ऑप्टिमम पीएच ऑफ सॉइल फॉर राइस कल्टीवेशन वेरीज इन रेंज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राइस कल्टीवेशन के लिए पीएच क्या होना चाहिए। तो दोस्तों राइस कल्टीवेशन के लिए पीएच जो है कि कम होना चाहिए, 7 से कम होना चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। राइस कल्टीवेशन के लिए पीएच जो है कि 4 से लेकर के 6 पीएच काफी उपयुक्त होता है। ठीक है, राइस कल्टीवेशन के लिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, IR8 वैरायटी ऑफ राइस इज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम। ठीक है, IR8 वैरायटी ऑफ राइस इज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम। IR8 मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है सर दोस्तों। ये जो है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के समय काफी ज्यादा प्रोडक्शन रहती थी। तो IR8 वैरायटी ऑफ राइस जो है कि इंडिया में कहां से आई थी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिलीपींस से जो है कि इंट्रोड्यूस की गई थी IR8 वैरायटी। ठीक है, राइस की IR8 वैरायटी फिलीपींस से इंट्रोड्यूस की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी इज अ ड्वार्फ म्यूटेंट। ठीक है, इसमें से कौन सी वैरायटी ऐसी है जो ड्वार्फ है और म्यूटेंट है। म्यूटेशन क्या होता है दोस्तों, सडन चेंज इन वेरिएबल। ठीक है, अगर वेरिएबल में सडन चेंज हो जाता है तो उसी को म्यूटेशन बोलते हैं। तो ड्वार्फ म्यूटेंट वैरायटी कौन सी है जो म्यूटेशन के थ्रू ड्वार्फ हुई है, वो ऐसी वैरायटी कौन सी है दोस्तों। तो उसकी वैरायटी है जगन्नाथ, ऑप्शन डी जगन्नाथ। ठीक है, जगन्नाथ वैरायटी जो है कि ड्वार्फ और म्यूटेंट वैरायटी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, द सीड रेट ऑफ राइस कल्टीवेशन इन ब्रॉडकास्टिंग एंड ड्रिलिंग मेथड रेस्पेक्टिवली शुड बी। सीड रेट पूछ रहा है दोस्तों राइस का। राइस का जो है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों आज। तो राइस की सीड रेट पूछ रहा है, राइस कल्टीवेशन के लिए सीड रेट क्या चाहिए। दोनों मेथड से पूछ रहा है, ब्रॉडकास्टिंग मेथड से और ड्रिलिंग मेथड से। तो दोस्तों ब्रॉडकास्टिंग मेथड से ज्यादा सीड चाहिए होता है और ड्रिलिंग मेथड से कम सीड चाहिए होता है। तो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 100,60 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग मेथड से 100 किलो और ड्रिलिंग मेथड से 60 किलो पर हेक्टेयर जो कि राइस का सीड रेट की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फॉर ट्रांसप्लांटिंग 1 हेक्टेयर एरिया ऑफ राइस हाउ मच एरिया इज सफिशिएंट फॉर नर्सरी रेजिंग। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर जगह देखने को मिलता है दोस्तों। पूछ रहा है क्वेश्चन कि ट्रांसप्लांटिंग करना है, मान लीजिए 1 हेक्टेयर एरिया में
अगर ट्रांसप्लांटेशन करना है तो कितने एरिया में जो है कि नर्सरी लगाएंगे, कितने एरिया में नर्सरी लगाया जाए कि 1 हेक्टेयर एरिया के लिए ट्रांसप्लांटिंग हो जाए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 1000 मीटर स्क्वायर एरिया। अगर 1000 मीटर स्क्वायर एरिया में नर्सरी लगा दिया जाए तो वो नर्सरी जो है कि सफिशियंट होगी 1 हेक्टेयर एरिया के ट्रांसप्लांटेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब है 1000 मीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेपोग मेथड ऑफ रेजिंग नर्सरी ऑफ राइस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम। पूछ रहा है दोस्तों डेपोग मेथड की जो नर्सरी रेजिंग की जो विधि है वो किस देश से इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। तो डेपोग मेथड एक नर्सरी उगाने की मेथड है दोस्तों, जिसमें जो है कि 11 से लेकर के 14 दिन में राइस की नर्सरी तैयार हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, 11 से लेकर के 14 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है दोस्तों। और डेपोग मेथड में क्या करते हैं हम लोग कि किसी तिरपाल के ऊपर या फिर किसी फर्श के ऊपर राइस को गिरा दिया जाता है, उस पर वाटर स्प्रे न्यूट्रिएंट स्प्रे करते हैं जिससे कि नर्सरी रेडी हो जाती है। तो ये मेथड जो है कि फिलीपींस से इंट्रोड्यूस की गई है दोस्तों। फिलीपींस से जो है कि ये इंट्रोड्यूस की गई है, डेपोग मेथड ऑफ रेजिंग नर्सरी इंट्रोड्यूस की गई है फिलीपींस से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस। यहाँ दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, इन वेट बेड मेथड ऑफ नर्सरी रेजिंग ऑफ राइस सीडलिंग वुड बी रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग एट एन एज ऑफ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि वेट बेड मेथड में, जो हम नॉर्मल वेट बेड मेथड अगर लगाते हैं अपने गांव में, जैसे हम लोग राइस की नर्सरी लगाते हैं दोस्तों, जिसको बेहन बोलते हैं गाँव में लोग, तो वेट बेड मेथड ऑफ नर्सरी रेजिंग में सीडलिंग जो होती है, राइस की जो सीडलिंग होती है, वो ट्रांसप्लांटिंग के लिए कितने दिनों के बाद रेडी हो जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है 14 दिन, ऑप्शन बी है 15 से 20 दिन, ऑप्शन सी है 20 से 25 दिन और ऑप्शन डी है 25 से 30 दिन। दोस्तों जो वेट बेड मेथड होता है उसमें जो है कि राइस 20 से 25 दिन में जो है कि ट्रांसप्लांटिंग के योग्य हो जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। और इस तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों, इन राइस डेपोक सीडलिंग वुड बी रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग इन। तो ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया दोस्तों। इसको पहले मैंने बताया था कि डेपोक सीडलिंग कितने दिन में रेडी हो जाती है। तो डेपोक सीडलिंग दोस्तों 11 से लेकर के 14 दिन में रेडी हो जाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। डेपोक मेथड से सीडलिंग अगर रेडी करेंगे तो 11 से लेकर के 14 दिन में रेडी हो जाएगा। अब आज की जो है कि आखिरी क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है कि प्रोपानिल या स्टैम्प F34 हर्बिसाइड शुड बी अप्लाइड इन राइस आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। ठीक है, प्रोपानिल या फिर स्टैम्प F34 हर्बिसाइड का यूज करते हैं दोस्तों हम लोग राइस के ट्रांसप्लांटिंग आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग में। तो पूछ रहा है कि इसका एप्लीकेशन जो कितने दिन के राइस में करते हैं, कितने दिन ट्रांसप्लांटिंग होने के बाद जो है कि इसका एप्लीकेशन किया जाता है। तो दोस्तों 1 हफ्ते के बाद जनरली प्रोपानिल या स्टैम्प F34 का एप्लीकेशन किया जाता है। तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 से लेकर के 8 डे आफ्टर सोइंग पे जो है कि प्रोपानिल या स्टैम्प F34 हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं, जिसके वजह से राइस की क्रॉप घास से बच जाती है। राइस की क्रॉप में लगने वाली सारी ग्रासों को ये मार देता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आप बताएंगे कि हमारा यह प्रयास कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।